दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन जेएचजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो कल के एग्जाम में आने वाला है। तो आप बहुत से अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैच होने वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि आप लोगों को भी एग्जाम का तैयारी करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र की अवधारणा का जन्म किस किस घटना से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राष्ट्र अवधारणा की जन्म किस घटना से माना जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन, पूर्ण जनन, या फ्रांस की क्रांति, या गौरव क्रांति। तो यहाँ पे आपका तीसरा नंबर वो जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि फ्रांस की क्रांति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि फ्रांस की क्रांति के समय किस प्रकार की शासन था। ठीक है, तो फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी, तो उस समय किस प्रकार का शासन था। तो राजतंत्र नहीं था, निरंकुश राजतंत्र था और निरंकुश दोनों था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, एक और दो दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है 1779 में फ्रांस की क्रांति समय किसका शासन था। तो वहाँ पे 1779 में, ठीक है, किसका शासन था, तो लुई 16वां का था। ठीक है, लुई 16वां, आपका तीसरा नंबर यहाँ पर भी सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर 14 नंबर, बोर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रूस में, ठीक है, दूसरा इंग्लैंड में, फ्रांस में, या अमेरिका। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे किसका शासन था, तो यहाँ पे फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में शासन था। बुर्बो राजवंश का जो शासन था वो किस देश में था, फ्रांस में था। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर में क्या लिखा हुआ है कि बास्तिल का किला का पतन कब हुआ। बास्तिल का किला का पतन कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा नंबर में क्या पहला है 1769, 1779, या 1789, या 1799। तो यहाँ पे बास्तिल का किला का जो पतन हुआ था, ठीक है, वो आपका तीसरा नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, 1789 में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा नंबर ये 1789 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे छठा नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो यहाँ पे सातवां नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रवाद में एक ऐसा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इसमें किसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है समान समान संस्कृति, समान इतिहास और धार्मिक भाषाएं की लोक परंपरा। तो यहाँ इनमें से सभी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी होती है। ठीक है, राष्ट्रवाद में। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे छठा नंबर, क्योंकि सत्तर नंबर देख लिया है, छठा नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। मतलब किसी भी राष्ट्र में, अगर हम लोग किसी भी देश में रहते हैं, तो उसका सामूहिक पहचान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रूढ़िवाद, दूसरा है रूपक, या राष्ट्रवाद, या कल्पना दर्शक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद। ठीक है, ये तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे में यहाँ क्या आ रहा है, देखिए आठवां नंबर, आठवां नंबर क्या है, फ्रांस में नेपोलियन सहित किस वर्ष जो नेपोलियन संहिता था वो किस वर्ष लागू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो नेपोलियन का संहिता था, ठीक है, वो 1804 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1804 में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो गया है, तो एक मतलब यहाँ इसको इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, 1804 में। याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़, कल आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका सारा जो बहुत बड़ा नहीं, जो हल्का शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका हम अपलोड करेंगे, शाम शाम तक वो भी अपलोड कर देंगे, तो उसको देखिएगा। और ये डरिएगा नहीं, क्योंकि ये आपका मतलब लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मतलब फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि पहले से हम वीडियो नहीं बना चुके थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है, सरकार द्वारा गठन किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मुख्य आधार पर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है, बॉक्स स्टोर, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ये तीसरा नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि दोनों, बम्पर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला में क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन में कि 1804 में लागू लागू नेपोलियन की संहिता का क्या प्रावधान था। ठीक है, तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, मतलब कि जो जन्म से मिला हुआ था विशेषाधिकार, उसको खत्म करना था। या दूसरा कानून की रक्षा सक्षम बराबरी, ठीक है, मतलब कि सभी के लिए कानून बराबर रहेगा, कोई अमीर कोई गरीब के लिए नहीं रहेगा। संपत्ति संपत्ति के आधार पर सुरक्षा, ठीक है, मतलब कि संपत्ति जो है, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति रहता है उसको सुरक्षा ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे ये सारा चीज़, ठीक है, ये सब जो नेपोलियन का संहिता था उसमें सारा चीज़ आएगा, तो ये चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या है कि वह विचारधारा जो स्त्री और पुरुष को
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता का अधिकार आधारित हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको विकासवाद कहते हैं, मित सत्ता कहते हैं, या महिला असहयोग कहते हैं, तो इसको नारीवादी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये नारी के लिए चलाया गया था, इसलिए क्या कहते हैं इसको? नारीवादी। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है? ओ, 11 नंबर पहले ही चला गया क्या? तो चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या है? 12 नंबर में लिखा हुआ है कि जमीन के टुकड़े पर एक समय, ठीक है, जमीन के टुकड़े पर एक समय तक खेती करने के बाद दूसरी जमीन पर साफ करके उस जमीन पर परिवार के भरण पोषण के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? मतलब कि अभी तो एक जगह यहाँ पे खेती कर रहे हैं, लेकिन फिर नहीं मन किया दूसरे जगह जाकर के खेती करने लगे। ठीक है, तो मतलब एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखिए, रोपण कृषि, मतलब रोप के जो खेती करते हैं, तो वैसा तो नहीं होगा। कर्तनी या दहन या झूम खेती, मतलब उसको कर्तनी दहन कहते हैं या झूम खेती, मतलब यहाँ कभी यहाँ पे करते हैं, कभी वहाँ पे झूम झूम कर मतलब कि करते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं उसको झूम खेती बोलती है। ठीक है, उसके बाद रोपण कृषि है या वाणिज्य कृषि है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन एक ही बार आ गया है। ठीक है, इसको इरेज कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रेशम। रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है? मतलब रेशम उत्पादन, रेशम को जब उत्पाद किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे है सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सिलीकल्चर, या ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सेरीकल्चर, पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो गन्ना, रेशम, जूट, कपास। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा जूट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भूमि के छोटे टुकड़े पर पारंपरिक कृषि औजार पर परिवार के श्रम की मदद से की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? यानी कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर, मतलब कि जमीन जमीन पे क्या किया जा रहा है? एक घर मतलब जो घर के कुदाल फौला रहता है उससे ये क्या किया जा रहा है? खेती कर किया जा रहा है अपने परिवार को पालने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक जीवन निर्वाहन, या गहन गहन खेती, या वाणिज्य खेती, या रोपण कृषि। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रारंभिक जीवन निर्वाहन, मतलब कि अपने जीवन को भरण पोषण करने के लिए किया जाता है एक छोटे से जमीन पे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि उत्तर पूर्वी राज्यों को असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के कतरनी दहन खेती को क्या कहा जाता है? ठीक है, उत्तर मेघालय में ये चीज़ कहा जाता है। तो ये अभी हम आपको तुरंत बताएं कि उसको क्या बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं। दीपा है, मिल्पा है, कोमला है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो भारत में होता है। ठीक है, रूस, ब्राज़ील और यहाँ पे यूक्रेन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? भारत में होता है। ये वाला ऑप्शन 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आप 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में लिखा हुआ है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने उत्पादन होते हैं? मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 नंबर के बाद 19 नंबर। 19 नंबर में लिखा हुआ है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के खाद्यान्न के प्राप्ति के भंडारण कौन करता है? ठीक है, मतलब न्यूनतम थोड़ा सा मतलब सबसे छोटा जो समर्थन मूल्य खाद्यान्न के लिए प्राप्ति कौन करता है? तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ग्राम सभा, या जिला पदाधिकारी, या इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, यहाँ पर ये पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई और दूसरा नहीं करता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में देखिए क्या है? इनमें से कौन सा विश्व विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है? विश्व का पूरा भारत, मतलब जो विश्व का सबसे चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तीसरा नंबर भारत। ठीक है, भारत ही सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर के बाद 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है? नियंत्रण एवं संतुलन को व्यवस्थित रूप से संबंधित सत्ता के साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? ठीक है, तो सत्ता की स्थैतिक वितरण, या सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण, या सत्ता की विभिन्न समूहों के वितरण, या सत्ता के दबाव समूह एवं आंदोलन की गतिविधियां को मध्य वितरण। ठीक है, तो यहाँ पे 21 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा एक। ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि बेल्जियम बेल्जियम में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो वहाँ पे अंग्रेजी तो बोली नहीं जाती थी। ठीक है, ये कट हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे डच, ठीक है, डच फ्रेंच और डच फ्रेंच और जर्मन, ठीक है, डच फ्रेंच और जर्मन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे कौन सा भाषा बोली जाती थी, ठीक है, तो यहाँ पे डच बोली जाती थी, ठीक है, डच बोली जाती थी। वो कितना परसेंट बोला जाता था, ये आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बोला जाता था 59%, ठीक है। और यहाँ जो फ्रेंच बोला जाता था वो 1% था, ठीक है। और जो जर्मन बोला जाता था वो 40% बोला जाता था, ठीक है। ये सारा चीज़ था। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर के बाद 23 नंबर। 23 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 23 नंबर में लिखा है कि बेल्जियम की कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती थी। बेल्जियम में तो अंग्रेजी और जर्मन नहीं बोली जाती थी, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा। स्पेनिश और अंग्रेजी ये भी नहीं बोला जाता था। अंग्रेजी और रूस नहीं बोला जाता था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोला जाता था डच और फ्रेंच। जहाँ पे फ्रेंच वहाँ पे कम मात्रा में बोला जाता था, और जो डच था वो ज़्यादा मात्रा में बोला जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे 24 नंबर। तो ब्रसेल्स किस देश का राजधानी है, तो बेल्जियम का, ठीक है। याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखिएगा, ठीक है। और आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए श्रीलंका का स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो स्वतंत्र राष्ट्र याद रखिएगा कि भारत के 1 साल बाद, भारत कब आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1947 में आज़ाद हुआ था। लेकिन उसके जस्ट 1 साल बाद कौन हुआ था, श्रीलंका हुआ था, ठीक है, श्रीलंका आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका की आज़ादी कब हुई थी, तो यहाँ पे स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो 1948 में। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर और देखते हैं। 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है, श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से लोग रहते थे, ठीक है, तो वहाँ पे सिन्हेली लोग ज़्यादा रहते थे, ठीक है। 26 का पहला हो जाएगा। चलिए 27 नंबर में देखते हैं। 27 नंबर में क्या है कि शहद खरीदते समय कौन सा निशान देखना चाहिए, ठीक है। शहद खरीदते समय, तो शहद खरीदते समय एक मार्क देखना चाहिए, ठीक है, एक मार्क। यहाँ पे IAS है, WPS है, ISO है, ठीक है। तो एक मार्क देखना चाहिए अगर शहद खरीदते हैं तो, याद रखिएगा। यहाँ देखिए 28 नंबर क्या है, उपरोक्त उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, अपना बर्थडे पे याद रख लीजिएगा कभी कि 15 मार्च को मनाया जाता है, ना ही 17 मार्च, ना ही 19 अप्रैल, ना ही 22 अप्रैल, ठीक है। 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आगे लास्ट 29 क्वेश्चन है। 29 में इनमें से कौन सा संगठित क्षेत्र का कार्यरत है, ठीक है, कार्यरत है। तो यहाँ पे हो जाएगा धोबी, दर्जी या कुम्हार, इसमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहला जो है पर्यटन निर्देशक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में क्या है, इनमें से कौन संगठित क्षेत्रक में से कार्यरत है, ठीक है, संगठित क्षेत्र मतलब कि याद देखिए, जो शिक्षक वो अकेले काम करते हैं, डॉक्टर भी अकेले काम करते हैं, वकील भी अकेले काम करते हैं, लेकिन जो सब्जी विक्रेता होते हैं वो सब साथ मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा, ये सब तृतीय क्षेत्रक थे, ठीक है। ये सब जो जो 3 ऑप्शन है ये तृतीय क्षेत्रक थे और ये द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। तो यहाँ तक हमारा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आगे वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट भी करते रहिएगा, और इसके बाद और भी वीडियो आएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल आपका बहुत ही पहला पहला ये क्या बोलते हैं, पहला पड़ाव है, तो उसको अच्छा से तोड़िएगा और अच्छा से पढ़ करके जाइएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे को एक अच्छा नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगले वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा, तो उसको देखना ना भूलें। जय हिंद।